नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर धनंजय, करण, महेंद्र और राजीव ये सभी अभी उस घर को अच्छी तरह से साफ करते हैं। तब तक वो बूढ़ी औरत जो कि लगभग 100 साल की थी, वो भी उन्हें ये कहकर चली गई थी कि वो उनके लिए खाने का अरेंज करती है। इधर ये भी पूरे घर को ही साफ करते हैं और अब वो एक दूसरे से पूछते हैं कि अब क्या होगा उस औरत से। अब हम कैसे पूछेंगे, हम उनकी इस बात पर। अब धनंजय पीरामल कहते हैं कुछ तो सोचा ही होगा। करण यहाँ पर ये सभी बातें कर ही रहे थे तो बूढ़ी औरत अब यहाँ पर कुछ लड़कियों के साथ वहाँ पर आ जाती है और वो उनसे कहती है आओ आओ जल्दी से आओ, मेहमान आए हुए हैं। इतना कहने के बाद अब वो वहाँ पर दरवाजे के पास आकर दरवाजे को नॉक करने लगते हैं। इधर यहाँ पर अब जब दरवाजा खुला तो वो औरत अब कहती है अरे वाह बेटा, आप सभी ने तो इस घर को बिल्कुल ही फिर से रहने के लायक बना दिया है। आज सच में अगर अनंता यहाँ पर होती तो सच में वो कितनी ही खुश होती। अगर वो आज जिंदा होती तो। अंदर आते हुए वो औरत अब कहती है मैं आप सभी को खाना परोस देती हूँ। यहाँ पर वो सभी अभी नीचे बैठ जाते हैं तो अब केले के पत्तों पर वो औरत अब उन्हें खाना परोस रही थी। यहाँ पर खाना खाते हुए करण गुलेरिया उनसे कहते हैं आपने अभी एक नाम लिया अनंता, वो कौन है? इस बात पर अब वो औरत कहती है ये घर उसी का तो था। वैसे घर सजाने का बहुत शौक था उसे। ऐसा एक दिन भी नहीं जाता था जब बाहर वो रंगोली ना बनाती हो। अरे जितनी रुचि उसे विज्ञान में थी ना, उतना ही भरोसा उसे भगवान पर भी था। ये सुनते ही अब महेंद्र पीरामल करण गुलेरिया के कान में कहते हैं अरे यार, हमें इस अनंता से क्या लेना देना है? हम तो यहाँ पर किंग के बारे में पता लगाने के लिए आए हैं ना। तो फिर इस अनंता में इतनी रुचि क्यों ली जा रही है? हमें इनसे क्या ही मिलेगा और फिर हमें किसी और के बारे में क्यों ही जानना है? इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं चुप हो जाओ अभी। अगर इन्होंने सुन लिया तो वो जो बोल रही है उससे सुनो, इसके अलावा और कुछ मत बोलो। क्योंकि अगर तुम ऐसे ही बीच बीच में कुछ भी कहोगे तो उन्हें हमारे यहाँ पर हम क्यों आए हैं इसका भी शक हो जाएगा। यहाँ पर वो औरत अब उन्हें खाना खिलाते हुए ही फिर से कहती है वैसे आप सभी यहाँ तक कैसे आए? मेरा मतलब है कि किसी ने आपको मेरे बारे में बताया है क्या? अब उस औरत की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं वो आपके बारे में हमें इंद्रजीत पीरामल ने भेजा। आपके बारे में हमें उन्होंने ही बताया था और उन्होंने ही हमें यहाँ पर भेजा है। ये सुनते ही अब उस औरत के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से ही बदल गए और वो अब कहती है क्या रिश्ता है तुम्हारा इंद्रजीत पीरामल से? अब इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि वो इंद्रजीत पीरामल कोई और नहीं बल्कि वो मेरे पापा हैं। पीरामल रियासत की शुरुआत उन्होंने ही की थी। अब ये सुनते ही अब वो औरत कहती है झूठ, सब झूठ, सब कुछ झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि पीरामल रियासत की नींव इंद्रजीत ने पीरामल ने नहीं बल्कि सिकंदर ने रखी थी। और अब वो इतना ही कहती है और इतना कहने के बाद वो औरत अब कुछ कहती लेकिन अब वो पता नहीं अपने आप ही अब चुप हो जाती है। वो एकदम से ही खामोश हो जाती है। आगे कुछ भी बोलने से पहले वो अपने शब्दों को अब वहीं पर ही रोक देती है। उसका चेहरा यहाँ पर झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी छोटी छोटी आंखों में अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, मानो यहाँ पर धनंजय की इस बात से उसका खून खोल गया हो। और वो अब उनसे कहती है यहाँ से चले जाओ अभी के अभी, वरना तुम सब यहाँ पर मारे जाओगे मेरे हाथों से। ये कहते हुए ही वो औरत अब अपनी जगह से उठकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। उस औरत को जाते हुए देखकर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं
कि चलो आज एक बात तो पता चली कि किंग का नाम सिकंदर पीरामल है। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं कि ये औरत हमारी लास्ट होप थी। अगर वो हमें कुछ भी नहीं बताएगी किंग के बारे में तो फिर हम उस तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि फिर यही हमारी किस्मत है। उसे उसकी मेहनत के पैसे दे देते हैं और फिर इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि अगर इस औरत से भी हमें कुछ भी नहीं मिला तो इसका मतलब यही है कि हमारी किस्मत चाहती ही नहीं है कि हम इस अध्याय तक पहुँचे। ये सुनते ही अब राजीव गुलेरिया भी कहता है, शिट यार, यहाँ तक आना तो हमारा फिल्म बिल्कुल ही वेस्ट हो गया। ये कहते हुए ही राजीव गुलेरिया को कुछ अचानक से याद आता है और अब वो महेंद्र से कहते हैं, तुझे याद है ना कि तूने एक बार मुझे एक बुक के बारे में बताया था, जिस बुक में राजमहल के नियम लिखे हुए थे। याद कर महेंद्र, तुमने एक किसी ऐसी बुक के बारे में मुझे कहा था। राजीव अभी तो यहाँ पर महेंद्र को ये सब याद दिलाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी अब यहाँ पर धनंजय पीरामल बीच में ही बोल पढ़ते हैं और कहते हैं, हाँ, एक याद आया। किंग को लिखने का बहुत ही शौक था। उन्होंने तो बहुत सी किताबें भी लिखी थी और पापा ने ज्यादातर किताबों को आग भी लगा दी थी ताकि किसी को भी ये सच न पता चले कि पीरामल रियासत की नींव किंग ने रखी है। ये सुनते ही अब राजीव गुलेरिया कहता है कि ये तो फिर गजब ही है यार। अरे मेरी तो ये समझ से बाहर है। वैसे अगर सब कुछ जल चुका है तो हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर राजमहल की रियासत कैसे लिखी गई थी। इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, वो मरा हुआ किंग बड़े ही दिमाग वाला था। उसने दो बुक तो अपने पास रखी हुई थी, एक तो शायद यहाँ बेंगलोर में और एक दूसरी का तो मुझे पता नहीं है। हाँ, लेकिन एक नियम मुझे पता है जो कि उस किंग ने बनाए थे। उस नियम में ये लिखा हुआ था कि जो भी किंग होगा राजमहल का, उसकी वाइफ ही राजमहल की कवीन होगी। अब ये सुनते ही धनंजय पीरामल कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता इस रूल के बारे में। इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं कि मैंने एक बार पापा को माँ से बात करते हुए ये सब सुन लिया था। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अगर तुम्हारी ये बात सच है तो ये नियम बदल कैसे गया। हमारे पापा किंग थे तो फिर हमारी माँ को राजमहल की कवीन क्यों नहीं बनाया गया। उनकी जगह पर रेवती कवीन कैसे बन गई। अगर तुम्हारी बात सच है तो क्या तुमने इसके बारे में नहीं सोचा, जबकि रेवती की उम्र तो उस समय सिर्फ 16 साल की ही थी। धनंजय की इस बात पर महेंद्र पीरामल कहते हैं, वो तो मुझे नहीं पता है। यहाँ पर ये चारों अभी अपनी ही गहरी सोच में थे कि अब वो क्या करे, क्योंकि यहाँ पर इस बूढ़ी औरत ने तो उन लोगों को अभी के अभी यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। इन लोगों ने तो प्लान बनाया था कि ये धीरे धीरे ही उससे सारी ही बातों को पूछ लेंगे, लेकिन यहाँ तो अब सब कुछ इनकी सोच के विपरीत हो गया। इधर लंदन में रेखा मौसी के महल में अनिका और स्वाति मल्होत्रा आमने सामने थे, क्योंकि अनिका वहां पर अभी बेसमेंट में पहुंच चुकी थी स्वाति मल्होत्रा के पास। अनिका अपनी माँ को देखकर अब उन्हें गले से लगाते हुए कहती है, कैसी है आप माँ। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, मैं ठीक हूँ अनिका, तुम अपनी बताओ, तुम ठीक तो हो ना। और क्या तुम उस केमिकल तक पहुँची, क्योंकि जिस केमिकल की तुम्हें तलाश थी उस तक क्या रहा। क्या तुम उस तक पहुँच पाई हो या नहीं। अब इस बात पर अनिका कहती है, मैं उस कॉलेज में तो पहुँच गई हूँ माँ, लेकिन अभी तक उसको केमिकल को ढूंढने में मुझे थोड़ा सा वक्त और लगेगा। अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि वक्त ही तो नहीं है ना अनिका हमारे पास। तुम्हें उस केमिकल को सिर्फ ढूंढना नहीं है बल्कि उसे बनाना भी है। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, हाँ माँ, मैं ये सब जानती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे लिए मिस्टर मारवा ही सबसे पहली प्रायोरिटी में है। अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है,
चलो रोहित को देख लेते हैं, क्योंकि तुमने उस पक्षी के द्वारा भी रोहित के बारे में जिक्र किया था। अब यहाँ स्वाति मल्होत्रा बूढ़े बाबा से कहती है कि राघव, जैसे ही तुम्हारा काम पूरा हो जाए मुझे बता देना। अब स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर बूढ़े बाबा भी कहते हैं ठीक है मैडम। और इतना कहने के बाद यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अनिका के साथ बाहर जाने लगती है। वो दोनों ऐसे ही अब एक दूसरे से बातें करते हुए बाहर की तरफ जा रहे थे। वो दोनों अब जैसे ही हॉल में आती हैं तो वो देखती हैं कि रिया और रेखा मौसी तो वहां पर उन दोनों के ही आने का वेट कर रही थी। उन दोनों को देखकर अवनिका कहती है माँ चलिए डिनर करते हैं, क्योंकि ये दोनों देखो ना तब से हमारा ही वेट कर रही हैं। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा भी कहती है ठीक है चलो। यहाँ रिया अब कहती है ओफो, आप दोनों कितना बातें करती हो, कितना समय लगा दिया आप दोनों ने डिनर तक आने के लिए। मैं बता नहीं सकती मैं मुझे कितनी भूख लगी है, लेकिन मैं तब से आप दोनों के ही आने का इंतजार कर रही हूँ। इधर रिया की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा रिया के पास जाकर उसे अब हक करते हुए कहती है बातें तो नानी माँ को भी रिया से करनी है। ये सुनते ही अब अनिका रिया से कहती है वैसे आप मम्मा के साथ मिलकर मेरे डैड को उठा देंगे, वैसे आप मम्मा के साथ मिलकर डैड को उठा देगी क्या। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है हाँ बिल्कुल वैसे ही, जब आपके डैड की नींद पूरी हो जाएगी तो वो जग जाएंगे। ये सुनते ही रिया कहती है लेकिन कब पूरी होगी मेरे डैड की नींद। अब रिया की इस बात पर स्वाति मल्होत्रा कहती है बहुत जल्द, और अब चलो सभी डिनर करते हैं। यहाँ पर बैठकर वो सभी अब अपना अपना मील फिनिश करने में लग जाते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जब उनका मील फिनिश हो गया तो स्वाति मल्होत्रा अनिका के साथ अब उस रूम की तरफ जाने लगती है। कुछ देर के बाद जब वो उस रूम में पहुंचती है तो वहां पर जाने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा रोहित को चेक करने लगती है। तो वही अनिका भी अभी दरवाजे को बंद करके अपनी माँ से कहती है माँ गोल्डन ड्रग के बारे में कोई भी खबर नहीं है। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है रोहित को देखते हुए कहती है कि लगता है कि मेरी बेटी सच तक पहुंच गई है। अब ये सुनते ही अनिका कहती है कुछ हद तक पहुंच गई हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है रोहित की चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि रोहित की सारी जिम्मेवारी तुम मुझ पर छोड़ दो। अब तुम बस पेरिस के लिए निकल जाओ। गोल्डन ड्रग से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें वो दे देंगे। वैसे उस बूढ़े से कोई बात निकलवाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन अनिका अब तुम्हें ये सब करना ही होगा। अपनी माँ की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है कि अगर ऐसा हुआ ना तो मैं उन्हें फाइट के लिए चैलेंज करूंगी, और मैं भी देखती हूँ कि वो मिस्टर मारवा से रिलेटेड मेरे हर सवाल के जवाब देते हैं या नहीं, क्योंकि अब समय आ गया है। अब उन्हें मेरे हर एक सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि अगर किंग इस तरह से मेरी बातों को नहीं सुनेंगे तो फिर तो मुझे अपना वही हथियार अपनाना होगा कि मैं उन्हें विवश करूंगी फाइट करने के लिए, और फिर उन्हें हराकर मैं यहाँ पर अपने सवालों के जवाब उनसे जान लूंगी। अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि फिर ठीक है, फिर तो तुम्हें कल ही पेरिस के लिए निकलना होगा। और एक बार और अनिका, तुम्हें किसी भी तरह के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्यन तो वहाँ पर होगा ही होगा। अलेक्जेंडर भी अभी सेफ हाथों में है, और यहाँ रोहित और रिया के लिए मैं हूँ। अब अपनी माँ की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है थैंक यू सो मच माँ। और हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है तुम यार रोहित के पास अभी रुको, मैं एक बार रिया के पास जा रही हूँ। अब स्वाति मल्होत्रा अब अनिका को ये सब कहते हुए वो अनिका को गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो वही अनिका अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के जाने के बाद अब वो एक बार फिर से रोहित के पास बैठती है, और अब रोहित को बड़े ही ध्यान से देख रही थी, लेकिन रोहित तो अभी भी अपनी गहरी नींद में ही सो रहा था। इसलिए अनिका अब रोहित के बगल में लेट जाती है, और सोने से पहले वो रोहित को फिर से एक फोरहेड किस करते हुए कहती है मिस्टर मारवा, आप बस जल्दी से उठ जाइए ना। देखिए मुझे आदत नहीं है, मैं आपको इस तरह से सोते हुए नहीं देख सकती हूँ।
क्योंकि मैंने हमेशा से ही आपको जगे हुए देखा है, आप तो हमेशा ही मोस्टली मुझसे पहले उठते थे। ये कहकर मलिका रोहित को हक करते हुए ही सो जाती है। इधर पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में आयशा अपने रूम में खड़ी अपने पुराने ही ख्यालों में थी। वो उस आयशा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं खोई हुई है। वो भी उन दिनों के ख्यालों में थी जब उन्हें पता चला था कि धनंजय पीरामल वापस जा रहे हैं। जैसे ही करण गुलेरिया से उनकी ये बात हुई, जैसे ही करण गुलेरिया से उन्हें इस बात का पता चला, तो फिर ये तुम क्या कह रहे हो करण? क्या वाकई में धनंजय जा रहे हैं? आयशा मारवा ये सवाल अब करण से कहती है, क्योंकि करण ने ही आयशा को बताया था कि यहाँ पर धनंजय हमेशा के लिए अब पेरिस ही जा रहे हैं। इस बात पर करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ आयशा, वो उसे राजमहल से फोन आया था। ये सुनते ही आयशा मारवा करण गुलेरिया की गाड़ी में ड्राइवर सीट पर बैठ जाती है। तो वही अब करण गुलेरिया भी पैसेंजर सीट पर बैठकर कहते हैं, अब कोई भी फायदा नहीं होगा आयशा, आने वाले 1 घंटे में धनंजय जा रहा है। यहाँ ये सुनते हैं आयशा मारवा ने अपने पाँव वहाँ पर एक्सीलेटर पर रखा और अब वो यहाँ पर अपनी गाड़ी को हवाई जहाज की स्पीड में से भी ज़्यादा चला रही थी। यहाँ पर आयशा की गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगती है। ये देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, आयशा प्लीज रुको, देखो अभी मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं भी नहीं मरना चाहता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारा भी धनंजय से मिलना कितना ही जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जान को जोखिम में डाल दूँ। करण की ये बात सुनते ही अब आयशा मारवा कहती है, तो मेरी शादी हो गई है क्या करण, जो तुम इस तरह से कह रहे हो? अब इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, देखो आयशा, तुम मेरी भाभी हो यार, अच्छा लगता है अपने ही देवर के साथ ऐसा कौन करता है भला? मेरी माँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज अभी रुक जा, अरे इतनी स्पीड में गाड़ी को मत चलाओ। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, तुमने सीट बेल्ट लगाया हुआ है ना, तो फिर तुम इस तरह से क्यों डर रहे हो? और वैसे भी क्या तुम पहली बार इतनी तेज गाड़ी में बैठे हो क्या? नहीं ना, तो फिर चुपचाप यहाँ पर गाड़ी में बैठो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। आयशा की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ सीट बेल्ट तो लगाया हुआ है, लेकिन आयशा, जब से स्वाति मेरी जिंदगी में आई है ना, तब से मैं अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूँ। मैं इस तरह से अभी नहीं मरना चाहता। यहाँ आयशा अब करण की बातों को ना सुनते हुए आयशा ने बस 1 घंटे को सफर को यहाँ पर आधे घंटे में ही पूरा कर लिया था, क्योंकि 1 घंटे के अंदर तो यहाँ पर धनंजय फिर पेरिस के लिए चला जाता। इधर अब आयशा गाड़ी को ब्रेक मारते हुए ही आयशा मारवा अब जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल जाती है। तो वही करण गुलेरिया भी अभी गाड़ी से बाहर निकल कर कहते हैं, थैंक यू भाभी जी कि आपने मुझे मरने नहीं दिया। अरे मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि जिस तरह से आप गाड़ी चला रही थी, मुझे तो लग रहा था कि मैं आज ही यमलोक पहुंच जाऊंगा। अब करण की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, तुम मेरे देवर हो ना, तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे कुछ होने देती? अरे तुम ही तो मेरी हर जगह हेल्प करते हो। जहाँ एक तरफ आयशा और करण के बीच ये बातें हो रही थी, तो वही दूसरी तरफ धनंजय पीरामल की गाड़ी भी अब वहाँ पर आ जाती है। इधर गुलेरिया हाउस की गाड़ी को वहाँ पर सामने देखकर अब धनंजय पीरामल अब उस गाड़ी के पास आ जाते हैं और वहाँ पर अब आयशा को देखकर अब वो एकदम से ही सरप्राइज हो जाते हैं। तो वही धनंजय अब अपने दोस्त करण गुलेरिया से मिलकर कहते हैं, तुमने बताया है इसे? इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ मैंने ही आयशा से कहा था, मुझे थोड़ी ना पता था कि ये इतनी स्पीड में गाड़ी चलाती है। मुझे तो लगा था कि अब लेट हो चुकी है और ये यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अब करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, वैसे तुम कुछ वक्त तक रोज आयशा के साथ लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाओ, क्योंकि इससे तुम्हें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड की तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसके साथ बैठ कर जाने की। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने दोस्त को एक आंख मारते हैं और वो कहते हैं, तेरा अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा मिस्टर यशवंत मल्होत्रा पर, क्योंकि यशवंत मल्होत्रा ने जिस तरह से तुझे डराया था, उसे देखकर तो अगर तुम आयशा के साथ रखोगे तो फिर तो
तुम्हारा सारा का सारा डर निकल जाएगा और फिर यशवंत मल्होत्रा भी तुम्हारे बारे में फिर कुछ अच्छा ही सोचेंगे। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अरे मैं कुछ भी कर लूं, वो खड़ूस बुड्ढा तो मुझसे कभी भी इम्प्रेस नहीं होने वाला है। तो फिर बताओ मैं अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? वैसे तुम मेरी तकलीफ को तभी समझ सकते हो धनंजय जब आयशा के पापा भी पावरफुल हो, जस्ट लाइक अ किंग। सोचो धनंजय कैसा रहेगा। ये सुनते ही धनंजय पीरामल कहते हैं कि किंग जैसा क्यों, उसे भी बना दे मेरा ससुर। एक तो वैसे ही फाइटिंग प्रैक्टिस में मेरी जान निकाल देते हैं वो, ऊपर से तू उसे मेरा ससुर बनाने की सोच रहा है और तू ये कह रहा है। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, बी रिलैक्स ब्रो, मैं तो बस तुझे चिढ़ा रहा हूँ, मेरे कहने से कौन सा वो तुम्हारा ससुर बन गया। जाकर मिल ले आयशा से। इधर करण गुलेरिया से बात करने के बाद धनंजय पीरामल अब कहते हैं, मुझे आयशा के साथ थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक तू स्वाति से बात कर ले। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब आयशा के साथ अपने प्राइवेट जेट की तरफ जाने लगते हैं। तो यहाँ पर करण गुलेरिया अब कहते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? ओह स्वाति, आई मिस यू यार। ये कहते हुए करण गुलेरिया अब अपने फोन से स्वाति मल्होत्रा को फोन लगा देते हैं। तो वही धनंजय पीरामल अब आयशा मारवा के साथ अपने प्राइवेट जेट में जाने के बाद अब वो देखते हैं कि आयशा तो उनसे नाराज होकर बैठी हुई है, क्योंकि आयशा को धनंजय ने कुछ भी नहीं बताया था। इसकी वजह से आयशा यहाँ पर अब धनंजय से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे धनंजय से उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो उसे बिना बताए ही ऐसे ही चले जाएंगे। इधर वो अपने ही धनंजय अपने हाथ को आयशा के गालों पर रख कर कहते हैं, आई एम सॉरी आयशा, अचानक जाने का प्लान बन गया। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। धनंजय की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है कि ये क्या हरकत है? हाँ, एक बार मुझे बता तो सकते थे ना। और क्या आपने अपने पापा से बात की है हम दोनों के रिश्ते के बारे में? आयशा को अब किस करते हुए ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आई एम सॉरी यार, जैसे ही पापा आए ना, मुझे राजमहल के लिए जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं बात तो करना चाहता था लेकिन मैं उनसे अच्छी तरह से मिल भी नहीं पाया। तुम अगली बार तक मेरा वेट करना, मैं बहुत जल्द ही वापस आऊँगा और पापा से हम दोनों के बारे में बात करूँगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? अब धनंजय की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है धनंजय। इधर धनंजय पीरामल अब यहाँ पर उस जेट का दरवाजा बंद कर देते हैं और अब वो आयशा से प्यार करने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद आयशा भी यहाँ पर बेड से उठती है और वो अब अपने बालों को ठीक करते हुए धनंजय से कहती है, तुम्हें रोमांस करते वक्त लेट नहीं होता है क्या? इस बात पर अब धनंजय पीरामल आयशा को पीछे से हक करते हुए कहते हैं, ये तो मेरा फेवरेट काम है आयशा, तुम्हारे साथ रोमांस करना, तुमसे प्यार करना। ये कहते हुए ही अब वो आयशा के कांधे पर एक किस कर देते हैं। तो यहाँ आयशा धनंजय को बाय बोलकर वहां से बाहर निकलने लगती है और अब वो उसे उस जेट से अब तक बाहर निकलकर आ जाती है जहाँ पर पहले से ही करण गुलेरिया खड़े थे। और जब वो वहाँ पर आती है तो अब आयशा करण से कहती है, चले वैसे कितनी बातें करते हो तुम फोन पर? आयशा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, मैडम आप यहाँ मुझे लेकर आई हैं और आपकी वजह से मुझे लेट हो रहा है। ये सुनते ही आयशा मारवा कहती है, अब चलो यहाँ से, मारवा हाउस के गार्ड यहाँ आए ही होंगे। ये कहते हुए ही आयशा जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है, इससे पहले कि वहां पर कोई भी उनको देखे। तो वही करण गुलेरिया भी अब उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो दोनों अभी वहां से निकल जाते हैं। इधर करण गुलेरिया अब आयशा को सबसे पहले उसके घर पर छोड़कर वहां से गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ आयशा अब जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो वहां पर मारवा हाउस की गाड़ी खड़ी हुई थी। उस गाड़ी को देखकर अब आयशा गाड़ी के पास जाकर देखती है तो वहां पर सुहासिनी मारवा और धर्मराज मारवा ये दोनों ही उनके घर पर आए हुए थे। उन दोनों को देखकर अब आयशा मारवा
जल्दी से जाकर अब उनके पाँव छूती है और अब उन्हें कहती है अंदर चलिए। इस बात पर अब वो दोनों ही कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। यहाँ आयशा अब सभी को ही लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर के बाद अब वो अपने घर में आकर अब उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। वो दोनों भी अब अंदर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तो वहीं आयशा अब 2 गिलास में पानी लेकर आती है और वहाँ पर अब लाकर टेबल पर रख देती है। इधर अब सुहासिनी मारवा आयशा से कहती है बेटा आयशा नेक्स्ट वीक शादी की डेट फिक्स हो गई है। इधर सुहासिनी मारवा की ये बात सुनते ही अब आयशा मारवा कहती है शादी। और अब आयशा ने इतना ही कहा था। इस बात पर अब धर्मराज मारवा कहते हैं हाँ आयशा शादी हंसराज से तुम्हारी शादी हो रही है। ये तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं ना। और वैसे भी अब तुम्हें मारवा हाउस आ जाना चाहिए। अब बस 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद तुम्हारी और हंसराज की शादी हो जाएगी। कुछ ही दिनों में अब शादी के फंक्शन भी शुरू हो जाएंगे। इस बात पर अब आयशा उन्हें कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो जानती थी कि आज उसकी माँ का इलाज हो रहा है तो सिर्फ उनकी वजह से ही। यहाँ पर धर्मराज मारवा और सुहासिनी मारवा अब आयशा से बात करने के बाद अब वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि आयशा की अभी दोनों के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो किस मुँह से यहाँ पर धर्मराज मारवा और सुहासिनी मारवा को अपने और धनंजय के रिश्ते के बारे में बताती। इसलिए वो यहाँ पर अभी के लिए चुप हो जाती है। इधर अब इन दोनों के जाने के बाद अब यहाँ पर आयशा अब अपने रूम के अंदर चली जाती है और वो अब अपने रूम के दरवाजे को बंद कर देती है। और अब वो यही सोचती है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। धनंजय तो आज ही पेरिस के लिए चले गए, मुझे तो अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे इतना कम समय बच गया है शादी का, मैं अकेले अब ये सब कैसे रोक सकती हूँ। कैसे रोकूँ मैं इस शादी को। ना मैं ये शादी अब कर पाऊँगी और ना ही मैं इस शादी को रोक पाऊँगी। ये कैसी दुविधा में मैं फंस चुकी हूँ। अरे मुझे तो लगा था कि धनंजय यहाँ नहीं है तो शादी नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो शादी के कार्ड भी प्रिंट हो गए हैं जैसा कि अभी इन्होंने बताया। यहाँ आयशा अपनी ही परेशानी में थी कि तभी उसके कानों में भी यहाँ पर डोर बेल बजने की आवाज़ आती है। जैसे ही उसके कानों में डोर बेल बजने की आवाज़ आती है वो अपने सेंस से बाहर आती है और अब वो जाकर दरवाजे को खोल देती है। आयशा जैसे ही जाकर दरवाजे को खोलती है तो उसके सामने उनकी ही हाइट की एक लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा एक कपड़े से कवर था। उसे देखकर अब आयशा मारवा कहती है तुम यहाँ। इस बात पर अब वो औरत कहती है साइड हटो, मुझे मेरे घर में आने दो।